बच्चों नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। कल पढ़ा था हमने संतुलन की बात, आय का साम्य। और आय के साम्य के बारे में हमने कई चीज़ें देख ली। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी थी वो हमने देखी थी कि आय का साम्य स्तर या आय का संतुलन स्तर वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारी समग्र मांग जो है वो किसके बराबर होती है, समग्र पूर्ति के बराबर होती है। कहने का मतलब इस चीज़ को क्लियर कर चुके थे हम, ए डी बराबर यस। इस संदर्भ में हम बात कर चुके थे कि आय के साम्य स्तर का निर्धारण वहां पे होता है जहां पे ये मांग पूर्ति के बराबर होती है, या कह सकते हैं कि एडी वक्र जो है एस वक्र को काटता है ना। और इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके थे कल। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग संदर्भ में बात करें, अगर आय के साम्य की बात करें, हम विचारधारा की बात करें बचत और विनियोग के हिसाब से। बचत और विनियोग बोल रहा हूं मैं, कई जगह निवेश बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट है, यानी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार आय का साम्य स्तर निर्धारण होगा उसको देखेंगे। एक टेबल की सहायता से सारणी बना के जो है इसको हम देखते हैं, और सारणी जो है इस प्रकार से बनेगी। ज़्यादा मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं करूँगा सारणी को, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। और इस सारणी को जैसे हमने एक नंबर पे ले लिया आय का स्तर, आय का स्तर। दो नंबर पे ले लिया हमने उपभोग, हमने कहा उपभोग। और बचत के हिसाब से देखेंगे और निवेश के हिसाब से देखेंगे। आय का स्तर 0 से स्टार्ट करते हैं और आपका 100, 200, 500 तक लेके जाते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 एग्जाम्पल लेंगे, बहुत क्लियर समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल थ्योरी को रटने की कोशिश करोगे समझ में नहीं आएगा। जब आय का स्तर 0 है तो हमने कहा था कि उपभोग कुछ ना कुछ अवश्य होता है, इसलिए यहाँ पे लेंगे। और उस कुछ ना कुछ उपभोग को हम क्या कहते थे, याद है ना आपको? स्वायत्त उपभोग, जिसको सी बार से लिखते थे। तो कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य लिया। यहाँ पे उपभोग जो है वो 50 है, उपभोग 50 है। बचत कितनी होगी? आय 0 है, उपभोग 50 है, बचत होगी नहीं, जेब से लग रहे हैं ना, तो -50। निवेश जो है वो फर्म कर रही है इसमें कोई ना कोई। यहाँ पे इस संदर्भ में हम कह रहे थे कि निवेश भी स्वायत्त निवेश की तरह से ले रहे हैं। स्वायत्त निवेश में कोई चेंज नहीं होता है। हालांकि इसका मतलब कतई ये समझना नहीं है कि स्वायत्त निवेश बदलता नहीं है, लेकिन स्वायत्त निवेश बदल सकता है, लेकिन आय के स्तर बढ़ने घटने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको स्वायत्त निवेश कहा गया है। स्वायत्त निवेश कितना लिया हमने? 100 लिया। अब मान लीजिए आय का स्तर 100 कर दिया हमने और उपभोग को भी बढ़ा दिया हमने, उपभोग बढ़ गया 100 हो गया, और इसके बाद में उपभोग बढ़ गया मान लीजिए 150, और इस तरह से करके हम इसको 200 और 250 और 300 बचते। देखिए यहाँ पे 100 है आपका आय का स्तर, और 100 में से 100 पूरा का पूरा उपभोग कर लिया, इसलिए बचत कितनी बची? 0 हुई। यहाँ पे बचत कितनी हुई? 50 हुई। यहाँ पे बचत कितनी हुई? 100 हुई। यहाँ पे बचत कितनी हुई? 150 हुई। और यहाँ पे बचत कितनी हुई? 200। चूंकि स्वायत्त निवेश है, आय में परिवर्तन के साथ इस निवेश में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हमने इसका जो स्तर है वो कितना रखा? 100, 100, 100। इसके आधार पे आय के संतुलन स्तर का निर्धारण करेंगे बेटा। आय का संतुलन स्तर का निर्धारण करेंगे। अब आय के संतुलन स्तर का निर्धारण कहाँ होगा? सोचिए। वहां तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जहां पे हमारी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है वहां पे आय का संतुलन का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे भी वही चैप्टर, वही चीज, वही लॉजिक लागू होगा। समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है वो बराबर होगी। तो समग्र मांग कैसे निकालें? यहाँ पे देखिएगा, समग्र मांग के संदर्भ में एक चीज देखी थी ना हमने, समग्र मांग क्या होती है? सी प्लस आई। और समग्र पूर्ति क्या होती है? सी प्लस एस। सी प्लस आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, 50 प्लस 100। यहाँ पे समग्र मांग कितनी है? 150। और इसी कंडीशन में सी प्लस एस कितना है? सी कितना है? 50। और एस कितना है? -50। 50 -50 कितना हो गया? सी प्लस एस का मान 0। इसका मतलब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर
नहीं है, तो ये तो जो है वो निर्धारण यहाँ पे तो संतुलन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में देखें, उपभोग कितना 100 प्लस आई कितना 100, 100 और 100 कितना हो गया बेटा 200, यानी समग्र मांग कितनी है इस कंडीशन में 200। समग्र पूर्ति कितनी है 100 प्लस 0 100। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आय का संतुलन का स्तर यहाँ भी नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में देखेंगे, समग्र मांग कितनी है 150, निवेश कितना है 150 और 100 250, यानी यहाँ पे समग्र मांग हो गई 250 और समग्र पूर्ति कितनी होगी 150 और 50 200, मतलब इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में देखिएगा 200 और प्लस 100 समग्र मांग, देखिएगा समग्र मांग को देखिए पहले तो। समग्र मांग होती है आपके उपभोग और निवेश का योग, उपभोग और निवेश का योग, और समग्र पूर्ति होती है उपभोग और बचत का योग। तो जब आय का स्तर 300 है उस टाइम पे सी प्लस आई का मान कितना है, सी प्लस आई बराबर, देखिए सी का मान 200, आई का मान 100, कितना हो गया 300। इसी तरह से ए एस का मान निकालें, ए एस जो होता है वो होता है सी प्लस एस, सी का मान 200 और सेविंग्स कितनी है यहाँ पे 100, कितना हो गया 300। देखिए यानी इसके तरीके से उपभोग बचत और निवेश के तरीके से हम जो आय के संतुलन स्तर का निकालेंगे, और यहाँ पे आय का संतुलन स्तर वहां होगा जहां पे आय का स्तर कितना है बेटा 300। ये चीज क्लियर है। इसको हम जो है एक वक्र की सहायता से समझेंगे, बचत के वक्र की सहायता से समझेंगे कि बचत का वक्र कैसा होता है। और बचत का वक्र बनाने से पहले हम थोड़ा थोड़ा जिक्र उन वक्रों का करेंगे जो हमने उपभोग वक्र बनाया था, समग्र मांग का वक्र बनाया था, समग्र पूर्ति का वक्र बनाया था, उसके संदर्भ में जिक्र करेंगे। यहाँ पे बचत और निवेश की तुलना एक वक्र की सहायता से करेंगे। इसको देखेंगे, देखिएगा एक वक्र जब बनाएंगे हम इस तरह से बनेगा। ये आपका एक्स एक्स है और ये जो है आपका वाई एक्स है। समग्र पूर्ति वक्र समग्र मांग वक्र जब हम बना रहे थे तो हमने कहा था यहाँ से स्टार्ट होता था, आपका उपभोग वक्र भी यहाँ से स्टार्ट होता था, इस तरह से जाता था, क्यों कुछ ना कुछ ही होता था। फिर समग्र मांग वक्र जो है वो यहाँ से जाता था, इससे कुछ ऊपर से, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और मिल जाता था। पूर्ति वक्र जो है 45 डिग्री की रेखा बनती है, यहाँ से ये आपका क्या बन गया 45 डिग्री रेखा वाला क्या बन गया समग्र पूर्ति वक्र, समग्र पूर्ति वक्र। देखिए इस मामले में समग्र पूर्ति जो है वो अलग चीज है, और आपने बाजार मांग वक्र और बाजार वो देखे थे ना, याद होगा ना, बाजार मांग वक्र इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे समग्र मांग और उस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो बाजार मांग नहीं है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था की मांग है, एक बाजार की मांग नहीं है। इसलिए इस तरह का वक्र इसमें ऋणात्मक ढाल वाला नहीं बनेगा, इसमें इसी तरह से बनेगा। समग्र पूर्ति जो है वो आपकी 45 डिग्री रेखा वाला बनता है। प्रश्न बनता है कि 45 डिग्री रेखा से कौन सा वक्र बनता है, तो आप क्या लिखेंगे समग्र पूर्ति वक्र बनता है। क्लियर है ना ये चीज। समग्र मांग वक्र इस वाई एक्स को थोड़ा सा ऊपर से काटते हुए ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाला बनता है। इस चीज को क्लियर कर लें आप, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। अब बात आती है निवेश वक्र, अगर क्योंकि निवेश के मामले में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या माना था स्वायत्त निवेश माना था, इसको क्या माना था स्वायत्त निवेश। और स्वायत्त निवेश का मतलब आय के स्तर के चेंज होने के साथ साथ ही आय का स्तर है, आय का स्तर चेंज होने के साथ साथ स्वायत्त निवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने माना था स्वायत्त निवेश का जो वक्र है वो इस प्रकार से बनेगा, स्वायत्त निवेश का वक्र इस प्रकार से बनेगा, आई बराबर आई बार, इसको लिख सकते हैं, ये स्वायत्त निवेश का है। मेन जो यहाँ पे हम आए हैं वो क्या लेके आए हैं कि बचत वक्र कैसा बनेगा, बचत वक्र कहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वाई जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन का स्तर जीरो होता है तो आय का स्तर भी जीरो हो जाएगा। उपभोग यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि आय का स्तर जीरो होने पर भी उपभोक्ता कुछ न कुछ उपभोग अवश्य करता है। निवेश जो है वो आय का स्तर जीरो होने पर भी कुछ न कुछ निवेश होता है, और इसमें हम स्वायत्त निवेश मान रहे हैं इसलिए कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, आय का स्तर कितना भी बढ़ा दो एक सीधी रेखा बनती है।
और चूंकि उपभोग और निवेश दोनों को मिला के जो है वो समग्र मांग बनती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है और आय के स्तर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब बात आती है आपके बचत की। बचत वक्र जो है वो कैसा होगा उसको देखिए। बचत वक्र को बनाने से पहले एक चीज देखिए कि जैसे हमने शुरू में कहा था, जब आय का स्तर जीरो था, आय का स्तर बेटा जीरो था, तब उपभोग कितना था, y का मान जीरो माना, तब उपभोग कितना था 50, कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य होता है। और उस टाइम पे बचत कितनी थी -50। यानी आय का स्तर जब जीरो होता है तब बचत कितनी है -50। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बचत वक्र आपका माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आय का स्तर जीरो होता है तब उपभोक्ता कुछ ना कुछ उपभोग करता है। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं है पैसा और मैं मार्केट में जाके खर्चा करता हूँ, कुछ सामान लेके आता हूँ, आटा दाल वगैरह लेके आते हैं, और पैसा कुछ भी नहीं है, तो बचेगा क्या मेरे पास, मुझे उधार लेना पड़ेगा। या तो उधार लेना पड़ेगा या पुराना कोई स्टॉक पड़ा है मेरे पास तो उस स्टॉक में से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपका जो आय का स्तर है, सॉरी बचत का है वक्र, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो माइनस से स्टार्ट होगा, यहाँ से मान लीजिएगा, और यहाँ से स्टार्ट करके जैसे जैसे आय का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आय का लेवल बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये बचत वक्र बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज को दिमाग में बैठा लें। ये आपका जो है कौन सा वक्र है, एस वक्र है, जिसको कहते हैं हम सेविंग्स कर्व, सेविंग्स कर्व। और इसके साथ हम तुलना करेंगे किसकी, विनियोग वक्र की या विनिवेश वक्र की। विनिवेश थोड़ा सा अलग है लेकिन आपके संदर्भ में मान लेता हूं मैं, किसी बात है, निवेश का है इसको हम यहाँ पे। तो निवेश वक्र जो है वो इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका निवेश वक्र है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है इस निवेश वक्र के द्वारा और बचत वक्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि देखिएगा, ये जो आपका संतुलन बिंदु है इसको हम कहते हैं ई। क्या कहते हैं बेटा, ये संतुलन बिंदु जो है आपका ई हो गया, है ना। इससे इधर संतुलन बिंदु से इधर अगर आय और बढ़ा के देखते हैं हम, इस वक्त को थोड़ा सा आगे कर दूंगा। एक चीज इसमें बताई है कि आय के जो दूसरे स्तर हैं, दूसरे स्तर का मतलब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है आपका, मैं इसको यहां से मिलाऊंगा, आय का ये वाला लेवल, आय के इस लेवल पे आपकी बचत और विनिवेश या विनियोग दोनों बराबर है। आय के जो दूसरे लेवल हैं, इधर जाएंगे तो भी और इधर जाएंगे तो भी आपके बचत और निवेश बराबर नहीं होंगे। इस लेवल पे जाएंगे तब तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आय लेवल बढ़ा है और ज्यादा, तब तो क्या हो गया, बचत ज्यादा होगी निवेश कम है। और इधर जाएंगे तब ये वक्र ऊपर है, यहाँ पे निवेश ज्यादा है और बचतें कम है। तो इस वक्र के द्वारा जो है केवल इतनी सी बात समझनी है कि जहां पे बचतें जो है वो निवेश के बराबर है, संतुलन वहीं पे प्राप्त होता है, संतुलन वहीं पे प्राप्त होता है। इस चित्र को बनाने का हमारा मकसद केवल इतना सा है। उसमें हमने कहा था कि एडी बराबर एएस है। इसके बचत और विनियोग के तरीके से हम देखेंगे तो उसमें ये कहेंगे कि जहां पे एस का मान किसके बराबर है, आई का मान के बराबर है। आई मतलब इस लेवल पे आई का मतलब आई बार लेंगे, मतलब क्योंकि ये मान लिया है कि हमने यहाँ पे स्वायत्त निवेश है, क्या है, स्वायत्त निवेश है। तो इस चित्र के द्वारा केवल ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जहां पे आपका बचत और विनियोग बराबर हैं वहां पे संतुलन का निर्धारण होता है।
अब संतुलन के स्पष्टीकरण की बात थोड़ी सी करेंगे, आगे बात करेंगे संतुलन का स्पष्टीकरण, किस तरह से संतुलन को जस्टिफाई किया जाएगा। संतुलन का स्पष्टीकरण देखिए, निवेश की बात जब भी कर रहे हैं, निवेश दो प्रकार का होता है, नियोजित और अनियोजित या गैर नियोजित भी कहते हैं। नियोजित जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लान, और अगर प्लान नहीं किया है तो अनप्लान। और इन दोनों को जब मिला दें, यानी दोनों तरह के निवेश हो सकते हैं, नियोजित निवेश भी हो सकता है और गैर नियोजित निवेश भी हो सकता है, और दोनों को मिला दें तब क्या कह सकते हैं कि निवेश जो है रियल निवेश है। मान लीजिए इसको लिख दूं मैं आई आर से, किससे लिख दें, आई आर से, आई रियल, रियल इन्वेस्टमेंट। तो रियल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, नियोजित निवेश। नियोजित निवेश को मैं क्या लिखूं, प्लान है, आई पी लिख दें, एंड गैर नियोजित है, अनप्लान्ड है, आई यू लिख दीजिएगा। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि वास्तविक निवेश जो है वो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड या अनप्लान्ड जो है उसके द्वारा किया गया, दोनों का जोड़ जो है वो आपके रियल निवेश के बराबर है। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे आपका गैर नियोजित निवेश है ही नहीं, ये वाला निवेश है ही नहीं, तब जो है आपका रियल निवेश जो है वो नियोजित निवेश के बराबर ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक विनियोग या वास्तविक निवेश नियोजित निवेश के बराबर हो सकता है, लेकिन कब, जब आपका गैर नियोजित निवेश जीरो हो, यानी जिसका आपने प्लान नहीं किया है वो निवेश अगर जीरो है तो आपका वास्तविक निवेश जो है वो किसके बराबर होगा, नियोजित निवेश के बराबर होगा। अब इसके आधार पर जब हम तुलना करेंगे, देखिएगा, मान लीजिए ये जीरो है आपका, तो ये क्या हो गया, आईपी हो गया। एक चीज देखिए हमने कि y का मान जो था वो किसके बराबर था, c प्लस आई के बराबर। और मान लीजिए ये आपका i जो है वो रियल निवेश है, रियल इन्वेस्टमेंट है, तो y बराबर क्या हो गया, c प्लस आई आर। और ये मान लीजिए जीरो है आपका, तो आई आर का मतलब आई पी के बराबर है। और इसी तरह से पूर्ति के संदर्भ में देखें तब क्या कहा था हमने, y बराबर c प्लस एस होता, y बराबर c प्लस एस होता। ये मांग के संदर्भ में था, ये पूर्ति के संदर्भ में था, y बराबर c प्लस आई आर और y बराबर c प्लस एस। और जब संतुलन होगा तब क्या होगा, c प्लस आई आर बराबर c प्लस एस। और इन दोनों को जब बराबर करेंगे, इन दोनों को जब बराबर लिखेंगे, किसको, c प्लस आई आर को c प्लस एस के बराबर लिखेंगे और दोनों की तुलना करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि आई आर बराबर एस, सी से सी कट जाएगा ना, आई आर बराबर एस। यानी संतुलन की स्थिति में आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है, बचतों के बराबर होता है। रियल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, बचतों के बराबर होता है। अगर ये कम ज्यादा हो गया, कम ज्यादा हो गया तो क्या कंडीशन बनेगी वो देखेंगे हम। एक सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में इसमें, अर्थव्यवस्था में बहुत बार अखबारों में पढ़ा होगा, निवेशक आकर्षित हुए, किसी भी बाजार की तरफ निवेशक आकर्षित हुए और आकर्षित होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार आया, जीडीपी में सुधार आया। कहने का मतलब निवेश जब भी बेटा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगा, निवेश का मतलब एक तरह से ये होता है ना, पूंजी स्टॉक में वृद्धि। कहने का मतलब जो भी उत्पादन के क्षेत्र हैं उनमें पैसा लगाया जाएगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पे आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कहने का मतलब सीधी सी बात मैं करूँ कि निवेश और बचत की तुलना जब भी करेंगे, निवेश और बचत की तुलना जब भी करेंगे, तो निवेश जब ज़्यादा होगा किससे, बचत से,
तब हमेशा आय बढ़ेगी। हमेशा राष्ट्रीय आय के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। बचत कम होगी, निवेश ज्यादा होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, श्योर है, इसको दिमाग में बैठा लें। और दूसरी बात, क्यों क्यों बढ़ेगी कि अगर निवेश नहीं करेंगे, सारा जो उपभोक्ता जो है ना वो अपना पैसा बचत में लगाने लग जाएंगे, घर पे रखने लग जाएंगे, तो मार्केट में जाएंगे नहीं, बहुत कम जाएंगे, तो धीरे से सीधी सी बात है कि मार्केट कमजोर होगा, और मार्केट कमजोर होगा तो हमारी आय में कमी आएगी। और इसी प्रकार से अगर निवेश का मान कम है और बचत ज्यादा है, बचत बढ़ गई, निवेश कम हो गया, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है आपकी आय गिरेगी। आय गिरेगी, और आय गिरेगी तो वापस से सीधी सी बात है बचतें भी कम हो जाएंगी, और लास्ट में जो है संतुलन का स्तर जो है वो आ जाएगा। तो ये सारा कुछ देखा, तो इससे हम कुछ जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं हम, उसमें छोटे छोटे बिंदुओं की बात कर लेंगे कि जहाँ पे संतुलन कहाँ पे होता है। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें, संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पे एस का मान आई के बराबर होता है। कहने का मतलब जहाँ पे बचतें जो है वास्तविक विनियोग के बराबर है, वहाँ पे संतुलन की बात होती है। और इस बिंदु पर समग्र मांग जो है और वो भी समग्र पूर्ति के बराबर होती है। ये भी सारणी के द्वारा हमने शुरू में देखा था। और जब बचत ज़्यादा हो जाती हैं, बचतें ज़्यादा होती हैं किससे? निवेश से। बचत ज़्यादा हो गई निवेश से, सीधी सी बात है आय गिरेगी, रोजगार का स्तर गिरेगा, उत्पादन का स्तर गिरेगा, जीडीपी का लेवल गिरेगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इसी प्रकार से निवेश अगर ज़्यादा है किससे? बचतों से, तो फिर आय का लेवल बढ़ेगा, रोजगार का लेवल बढ़ेगा, उत्पादन का लेवल बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का लेवल बढ़ेगा, जीडीपी का लेवल बढ़ेगा, जीएनपी का लेवल बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये बात जो है संतुलन के संदर्भ में हमने देखी थी। इसके संदर्भ में कुछ एक प्रश्न देखेंगे हम। ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? जो आपके सिलेबस से बाहर थे प्रश्न, उनको मैंने हटा दिया था। अब जो है बात करेंगे हम इन प्रश्नों की। देखिए, कीन्सियन विचारधारा, कीन्सियन विचारधारा का मतलब किसकी विचारधारा? कीन्स की विचारधारा। कीन्स कौन? जेएम कीन्स। जेएम कीन्स। जेएम कीन्स कौन? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक, याद है ना? जेएम कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जेएम कीन्स। और जेएम कीन्स कौन? प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत देने वाले जेएम कीन्स। और जेएम कीन्स कौन? पूर्ण रोजगार का सिद्धांत देने वाले जेएम कीन्स। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये जेएम कीन्स, इस चीज को देखें। जेएम कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन स्तर का निर्धारक निम्न में से कौन सा है? सामूहिक मांग। ये समग्र मांग की बात कर रहा है, वही बात है। सामूहिक पूर्ति, बिल्कुल। जहां सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जो है वो दोनों बराबर होती हैं, जहां सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जो है वो दोनों बराबर होती हैं, वहां पे जो है आपका ये कह सकते हैं कि संतुलन का निर्धारण होता है। संतुलन का निर्धारण होता है, इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड बी दोनों। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलित स्तर निम्न में से कहाँ स्थापित होगा? अभी अभी बात की है ना। यहाँ पे होगा क्या? जहां पे समग्र मांग ज्यादा हो, समग्र पूर्ति ज्यादा हो। समग्र पूर्ति से नहीं होगा। जहां पे समग्र पूर्ति ज्यादा हो, समग्र मांग कम हो, नहीं होगा। तो जहां समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति के बराबर हो, वहां पे आपका संतुलन स्तर का निर्धारण हो। कीन्सियन बचत विनियोग दृष्टिकोण, अभी जो पढ़ा था वो ही,
बचत विनियोग दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण में से किस बिंदु पर होगा जहां पे सेविंग्स जो है वो ज्यादा होंगी? ये सही है क्या? नहीं। जहां पे निवेश ज्यादा है सेविंग्स से, सही है क्या? नहीं। जहां पे निवेश जो है बचत के बराबर हो, लास्ट जो अभी पढ़ रहे थे ना वो वाला, जहां पे बचतें निवेश के बराबर हैं वहां पे संतुलन का निर्धारण होता है, और इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ये आ गया ना, क्यों नहीं है? अब देखिए, आय और उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर, सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर क्या बढ़ता है? सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर बढ़ता है, देखिए जैसे ही मांग बढ़ी, इस चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे ही हमने कहा सामूहिक मांग बढ़ी, समग्र मांग बढ़ी, और समग्र मांग बढ़ते ही हमने कहा था ना कि जो भी फर्म हैं वो उत्पादन के साधनों को बुलाएंगे, आओ आओ। और जब उत्पादन के साधनों को बुलाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा, और जेब में पैसा बढ़ेगा तो उधर से वो अपना उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या बड़ा? कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? आय और उत्पादन, रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ने से आय बढ़ी, आय के बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा? इनमें से सही। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? y बराबर सी प्लस आई, इज राइट? क्या ये सही है? सी देखिए, सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई, अभी अभी लास्ट वाला जो दृष्टिकोण पढ़ रहे थे उसमें यही था, सी प्लस एस एंड सी प्लस आई। जहां पे शुरू में आज की जो क्लास स्टार्ट की थी, जहां पे हमने शुरू में कहा था जहां पे उपभोग और बचत का योगफल उपभोग और निवेश के योगफल के बराबर होता है वो संतुलन बिंदु है। और दूसरी बात, जहां पे आय का संतुलन स्तर जहां पे होता है वहीं पे उत्पादन का संतुलन स्तर होता है, और वहीं पे रोजगार का संतुलन स्तर होता है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन लास्ट वाला है उपयुक्त सभी, ये निर्भर करता है। ये तीन ऑप्शन इसके सही है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत, कीन्स का रोजगार सिद्धांत उत्पादन क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, पूर्ति पर निर्भर नहीं करता है। रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग पर। किस पर? प्रभावपूर्ण मांग पर, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। समग्र मांग से हमारा तात्पर्य है उपभोग मांग प्लस विनियोग मांग, सी प्लस आई करता है ना? बिल्कुल। उपभोग मांग प्लस सरकारी मांग, ना ना ना। विनियोग की मांग प्लस बचत की मांग, आई प्लस एस, नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सीधी सी बात है, समग्र मांग ए डी बराबर हमने देखा था ना, ए डी बराबर सी प्लस, सॉरी 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 सॉरी, सी प्लस आई, ये आपकी समग्र मांग थी। 45 डिग्री अंश की रेखा प्रदर्शित करती है, 2-3 बार जिक्र किया था, रिपीट किया था इसको मैंने। 45 डिग्री रेखा कौन सी है बताएंगे आप लोग? चलिए छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, और आज जो भी वीडियो देखें कमेंट करके बताएंगे 11वें क्वेश्चन का आंसर कि 45 डिग्री अंश की रेखा जो है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं छोड़ता हूं, रिपीट किया था। अगर अभी बात समझ में नहीं आ रही है तो अपना वीडियो जो है वो एक बार रिवर्स गियर लगाएं और स्टार्टिंग में जाके देखें, वहां पे मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगले प्रश्न से पहले इधर का जगह खाली कर लेता हूं थोड़ी सी, फिर अगला प्रश्न करेंगे। तो हट जाए भाई, समझ में आ रही है ना बात? आएगी समझ में, पढ़ाते ही हम इतना खूबसूरत है। लास्ट क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन है। यदि मैं इसको यहाँ पे लिखूं सी बराबर, इस तरह का क्वेश्चन बनता है बेटा, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज में लिया, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में लिया है। 80 प्लस
0.6y, और आई का मान जो है वो निवेश जो है वो आई ज़ीरो लिखा, कोई सेंस नहीं है। 160 करोड़, तो आय का संतुलन स्तर कहाँ होगा? बेटा सी का मान दे दिया और आई का मान दे दिया, आय का संतुलन स्तर कहाँ होगा? आय का संतुलन स्तर कहाँ होता है? जहां पे y बराबर सी प्लस आई होता है। तो y बराबर सी का मान कितना, 80 प्लस 0.6y, और प्लस आई का मान भी दे रखा है 160। ठीक है, y वाला इधर है, y वाला इधर है, इसको इधर ले आओ। ये आ गया y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 80 एंड 160 कितना हो गया बेटा? 240। तो y में से 0.6y घटाया तो y कॉमन लिया, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 240, एंड ये हो गया y इंटू 0.4 और ये हो गया 240। तो y बराबर 240 में 0.4 का भाग देंगे या 2400, एक जीरो और लगा दो, 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 600। आय का संतुलन स्तर 600 करोड़, ऑप्शन बी राइट। आय का संतुलन स्तर 600 करोड़ होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक प्रश्नों की बात और करेंगे हम, कि जैसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं एक आध क्वेश्चन इसमें से देख रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अर्थ है, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अर्थ है मूल्य वृद्धि। चलिए छोड़िए, एक प्रश्न बनता है, प्रभावी मांग का विचार, प्रभावी मांग का विचार प्रस्तुत किया किसने किया? प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग, एक ही बात है। किसने किया बताया था ना अभी जस्ट, कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जब एडी का मान एएस से ज्यादा है, when AD is greater than AS, कहने का मतलब समग्र मांग ज्यादा है समग्र पूर्ति से, तब रोजगार में उपस्थित रहेगी, तब रोजगार में उपस्थित होगी। यहां पे जो है आप ये कह सकते हैं कि दो ऑप्शन है आपके पास, वृद्धि या कमी। जब मांग का मान ज्यादा है पूर्ति से, तब जो है रोजगार में वृद्धि होगी या कमी होगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। एक आध क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा। एक है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। निर्माण वाला खाली स्थान था, इसको दिमाग में रख लेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखें। से का नियम, जेबी से की बात है, आपके सिलेबस में था नहीं। एक चीज है, सत्य असत्य की बात आती है, उसके भी जिक्र करेंगे थोड़ा। एक आप बताएंगे आप लोग कि कीन्स के अनुसार एडी बराबर सी प्लस आई, ये सही है या गलत है? कमेंट करेंगे या बता दें? बता देता हूं, सीधी सी बात है, शुरू में कई बार चीज को पढ़ चुके हैं। इसमें दूसरा है, सत्य असत्य में, प्रभावी मांग वहां उत्पन्न होती है, प्रभावी मांग वहां उत्पन्न होती है जहां समग्र मांग, जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है, समग्र पूर्ति से अधिक होती है। अभी से कमेंट करने मत बैठना आप,
पूरा वीडियो देख लीजिए। ये जो चीज़ मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको कॉपी में कागज़ पे लिख लीजिएगा, और उसके बाद में इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में सत्य असत्य जो है वो बताएं कि क्या ये सही है। इन सारी चीज़ों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक होता है एक प्रश्न पूछा है इसने, यथार्थ निवेश, यथार्थ निवेश ज्यादा है किससे? प्रत्याशित निवेश से, प्रत्याशित निवेश से। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। यथार्थ निवेश, या जिसको हमने वास्तविक निवेश कहा था, आईआर, और आईआर जो है वो किसका जोड़ था? प्लान का और अनप्लान का। प्लान मतलब नियोजित या प्रत्याशित, एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो है आपका अप्रत्याशित या अनियोजित। तो इन दोनों का जोड़ ये होता है, इसका मतलब यथार्थ निवेश ज्यादा हो सकता है प्रत्याशित निवेश से। क्यों? क्योंकि प्रत्याशित और अप्रत्याशित का जोड़ जो है वो इसके बराबर होता है, और ये अकेला तो इससे ज्यादा होगा ही होगा। हाँ, उस कंडीशन में बराबर होता है जब अनप्लान्ड जो है वो 0 हो। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, बचत विनियोग के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रश्न है। ये प्रश्न इसने बनाया है कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, इसका मतलब क्या है? संतुलन है ना। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, तब बचत निवेश के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। क्या ये सही बात है? इसको भी आप जो है क्लियर कर, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा रिवर्स जाए, वहां पे होगा जहां पे हमने बचत और विनियोग दृष्टिकोण पढ़ा था ना। बचत और विनियोग दृष्टिकोण याद है ना? बचत और विनियोग दृष्टिकोण में हमने सी प्लस एस का मान देखा था, सी प्लस आई का मान देखा था, और उसके बाद में सी से सी काट दिया था, और वो याद है, वो हो गया था। कुछ बातें और, पूर्ण रोजगार की मान्यता की बात आई। पूर्ण रोजगार की मान्यता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था। पूर्ण रोजगार की बात किसने दी थी? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। प्रतिष्ठित, या जिनको क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहते हैं, कि इनसे पहले वाले, जिसमें एडम स्मिथ का नाम भी आता है, मार्शल का भी आता है, जेबीसे का भी आता है, इनका आता है। इन लोगों ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। लेकिन जब आए हमारे कौन, जेएम कीन साहब, उन्होंने कहा ना भैया, झूठ मत बोलो, ऐसा होता नहीं है। अगर संतुलन भी हो गया ना, जहां पे, कहां पे, ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा 45 डिग्री का नहीं बना, थोड़ा झुका के पकड़ के नीचे खींच लेना, हो जाएगा 45 डिग्री। ये मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसको 45 डिग्री। ये आपकी जो है समग्र मांग रेखा, ये वाली जो है वो एडी एंड ये एएस, जहाँ पे दोनों काट रही हैं, वहाँ पे जो है आय और रोजगार का स्तर संतुलन बनता है, और संतुलन में रोजगार की अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन इन्होंने कहा कि रोजगार की अच्छी स्थिति बनती है लेकिन पूर्ण रोजगार नहीं बनता। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार नहीं मिलता है। यानी पूर्ण रोजगार की बजाय कैसा रोजगार? अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। कीन्स ने माना कि अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं बनती। ठीक है। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? पूर्ण रोजगार वो स्थिति है जिसमें
सभी व्यक्ति जो है वर्तमान मजदूरी दर पर काम पा लेते हैं, काम करने को तैयार है और उनको काम मिल जाता है, वो आपके पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अब इसी के संदर्भ में कुछ बातें और करेंगे थोड़ी बहुत हम, जैसे पूर्ण रोजगार की बात तो आ गई, छोटे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं हम। शब्द बन गया एक अल्प रोजगार या अपूर्ण रोजगार। अपूर्ण रोजगार जो है वो अल्प रोजगार है। ये क्या है? ये वो है, संतुलन की वो दिशा है जहां पे कुछ साधन रोजगार के बिना रह जाते हैं, यानी कुछ संसाधन जो है अल्प रोजगार की स्थिति में रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। या फिर अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अति पूर्ण रोजगार संतुलन नाम नहीं देखा होगा, लेकिन कंसेप्ट को समझें आप। अति पूर्ण रोजगार मतलब ये तो उस लेवल को भी पार कर गया, पूर्ण रोजगार के लेवल को भी। और तो अति पूर्ण का मतलब ये हो सकता है कि जहां पे पूर्ति का मान, पूर्ति कौन सी, यहां पे समग्र पूर्ति की बात करेंगे बेटा। समग्र पूर्ति जो है वो ज्यादा हो समग्र मांग से, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि अति पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाती है। हाँ, कुछ उल्टा बोल गया ना, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ये उल्टा हो गया। रोजगार तो बढ़ेगा ना वहां पे जहां पे मांग बहुत ज्यादा हो। यानी ये कह सकते हैं कि जब सामूहिक मांग, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजन में इधर उधर बोल गया मैं, गर्म हो जाता है ना, पंखा ही चल रहा है ऊपर, गर्मी है। देखिए, जब हमने कहा था एडी का मान ज्यादा होता है किससे, एएस से, तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है, यानी बुलाते हैं, यानी उनके पास जगह है, रोजगार के लिए लोगों को बुलाने के लिए जगह है, तब वो अतिपूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। मैं अभी ये बोल गया था कि एडी का मान जो है वो एस से ज्यादा है, या जो भी बोल गया मुझे आती। यानी अगर आपकी एडी का मान ज्यादा है एस से, तब आय और रोजगार की स्थिति बनती है, लोगों को बुलाया जाएगा रोजगार के लिए। लेकिन अतिपूर्ण कहां हो जाएगा, जब जगह ही नहीं है। और जगह कब नहीं होगी, जब पूर्ति ज्यादा हो जाएगी। जब पूर्ति ज्यादा, शुरू में जो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बोला था कि पूर्ति ज्यादा हो जाए और मांग कम हो जाए, तब अतिपूर्ण रोजगार की स्थिति बनेगी। और अतिपूर्ण रोजगार की स्थिति में फर्म क्या करेगी, लोगों को निकालेगी, जाइए भैया अगर कोई, है ना। ये अतिपूर्ण रोजगार की बात है। एक शब्द आया था, मैंने एक लाइन में बताया था कि पूर्ति अपनी मांग सदैव उत्पन्न करती है। ये कौन सा नियम है? ये से का बाजार नियम है। किसका नियम है ये? जेबी से अर्थशास्त्री था। से का बाजार नियम है। से का बाजार नियम क्या कहता है कि पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। संतुलन का अर्थ आप लोगों ने देख लिया होगा, वह स्थिति जहां पे कुल मांग या समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति के बराबर है। आगे हम कुछ बात करेंगे आपके निवेश गुणक की, वो 15 मिनट का है तो इसको कल कर लेंगे। आई थिंक अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल्स ले रहा हूँ, क्योंकि छोटे प्रश्न बनते हैं वो डिटेल से बनते हैं। अगर आपको बड़े प्रश्न करने होते 4 नंबर 5 नंबर के, तो थोड़ा बहुत में काम चल जाता। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा, तब छोटे प्रश्न जो हैं वो बनेंगे। ये जो प्रश्न मैंने बेटा बताए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे कमेंट लिखें, और कमेंट के साथ अपना नाम भी लिख दें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी आईडी किसी और नाम से होगी, मुझे पता चलेगा। क्योंकि आपके मोबाइल में हो सकता है आपके पापा की आईडी हो, भाई की आईडी हो, बहन की आईडी हो, किसी की भी आईडी हो। तो आप कमेंट में ये भी बता दें कि आप कौन बच्चा बोल रहा है, किस बच्चे ने जो है आंसर देने की कोशिश की है। और जो अभी 12वीं में आए हैं वो भी देखें, बड़े काम की चीज़ है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।